नमस्कार एनजी के बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है साथियों। शिक्षक बनने के लिए आपको दिन रात एक करना होगा, मेहनत करनी होगी। तो उसके लिए मैं आपके लिए शिक्षण वीडियो का ये टेस्ट लेके आया हूँ। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगे, टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना और बेल आइकन को अवश्य। तो साथियों, आज की क्लास का शुरू करते हैं। ये मॉडल टेस्ट और जिसको हल कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन का। विलियम्स किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक। किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक हैं साथियों। उन्होंने किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना साथियों। का किलपैट्रिक, विलियम्स किलपैट्रिक जो परियोजना विधि के जनक हैं। आगे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि परियोजना विधि के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक हैं। उन्होंने किस दार्शनिक विचारधारा को अपनाया साथियों? उसने किस विद्वान की विचारधारा को अपनाया? तो आपका आंसर होगा जॉन डीवी। जॉन डीवी की विचारधारा को उन्होंने अपनाया। परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कौन सी विधि का प्रयोग किया? परियोजना विधि का। और परियोजना विधि का प्रयोग करते समय किलपैट्रिक ने किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया? तो जॉन डीवी। अगला प्रश्न, पाठ योजना किस साथियों पाठ योजना के पंचपदीय पाठ की साथियों पाठ योजना में पंचपदीय प्रकार की पाठ योजना मुख्य प्रस्तुतकर्ता थे। यानी कि पंचपदीय प्रकार एक पाठ योजना होती है, उसमें पंचपदीय प्रकार होता है। इस पाठ योजना को प्रस्तुत करने वाला मुख्य कौन था? रॉबर्ट हुक, हर्बर्ट डीवी यानी कि जॉन डीवी और गुड्स। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हर्बर्ट ने पंचपदीय योजना प्रस्तुत की। उसके प्रकार बताए। पाठ योजना में पंचपदीय योजना हर्बर्ट ने प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय दार्शनिक ने अपनी शिक्षा पद्धति में परियोजना विधि का प्रयोग किया? किस भारतीय दार्शनिक ने अपनी शिक्षा पद्धति में परियोजना विधि का प्रयोग किया? महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा, विवेकानंद ने धार्मिक शिक्षा, दयानंद ने सर्व शिक्षा, उपरोक्त सभी। भारतीय दार्शनिक ने शिक्षा पद्धति में परियोजना विधि का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा का प्रयोग किया। आपका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, वही प्रश्न अच्छे माने जाते हैं जो, कौन से प्रश्न अच्छे माने जाते हैं? अत्यंत कठिन हो, जो अत्यंत सरल हो, जिनके उत्तर तर्कयुक्त हो, जिनके उत्तर खड़े हो या बड़े हो। ठीक है साथियों, तो वही प्रश्न अच्छे, कौन से प्रश्न अच्छे हो? जिनके प्रश्न तर्कयुक्त हो, जो तर्कयुक्त तर्कयुक्त वाले प्रश्न सबसे अच्छे प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण की वह प्रक्रिया में कितने ध्रुव माने जाते हैं? एक शिक्षण होता है और शिक्षण की प्रक्रिया जिसमें कितने ध्रुव माने जाते हैं? साथियों 3 त्रिध्रुव माने जाते हैं। कौन से ध्रुव? त्रिध्रुव माने जाते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? संज्ञानात्मक पक्ष में ब्लूम ने कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो संज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने 6 श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणी। आरसीईएम ने किन वर्गों को मिलाकर सृजनात्मक उद्देश्य नाम दिया है? आरसीईएम ने किन वर्गों को मिलाकर सृजनात्मक उद्देश्य नाम दिया है? इसमें दिया है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण का कार्य करवाते हैं तो उसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण का कार्य करवाते हैं तो उसे दल शिक्षण कहते हैं साथियों, दल शिक्षण। अगला प्रश्न, राज्य में पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम का विकास करने वाली संस्था है। प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम का विकास करने वाली संस्था कौन सी है? तो साथियों ये संस्था कौन सी है? SEIRT के तहत
इन पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाता है, विकास किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, विभेदकारिता वह गुण है जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर, विभेदकारिता वह गुण है जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? प्रत्येक विद्यार्थी को समान होता है, प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर भिन्न भिन्न देता है, जिससे विद्यार्थी का वर्गीकरण आसानी से होता है, उत्तर की अशुद्धता को पहचानने में मदद करता है, सभी औसत व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का एक समान उत्तर होता है। तो आंसर साथियों आपका होगा बी। प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर भिन्न भिन्न उत्तर देता है, जिससे विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी क्षमताओं का अवलोकन हो सके। अगला प्रश्न, साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक हैं, साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक है थॉमसन ए गिलबर्ट, थॉर्नडाइक, नॉर्मन क्राउड व स्टैनले। तो आंसर होगा नॉर्मन ए क्राउडर। यदि कक्षा में 8 विद्यार्थियों को कक्षा 6 के यदि कक्षा 8 के विद्यार्थियों को कक्षा 6 के स्तर के प्रश्न पत्र सौंपे जाए, उसे प्रश्न पत्र का अभाव होगा, वस्तुनिष्ठता का, वैधता का, व्यापकता का तथा विभेदी का क्या अभाव पाया जाएगा? उसमें वैधता नहीं पाई जाएगी साथियों, उसमें क्या नहीं पाएगी जाएगी? वैधता। यदि कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कक्षा 6 का प्रश्न पत्र सौंपा जाए तो उसमें वैधता नहीं पाई जाएगी। आपका आंसर होगा बी। प्रत्यास्मरण या पुनः पहचान में किस प्रकार के प्रश्नों को विभक्त किया गया? प्रत्यास्मरण व पुनः पहचान में किन प्रश्नों को विभक्त किया गया? निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रत्यास्मरण व पुनः पहचान में किस प्रकार के प्रश्नों को विभक्त किया है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला प्रश्न, समस्या समाधान विधि की विशेषता है। समस्या समाधान विधि जिसकी क्या विशेषता है? लक्ष्य केंद्रित, सृजनात्मकता, सूझबूझ व अंतर्दृष्टि, आलोचनात्मक व चयनात्मक, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा साथियों उपरोक्त सभी। समस्यात्मक समाधान विधि समस्या समाधान विधि में लक्ष्य केंद्रित होती है, सृजन होता है, सूझबूझ होती है, अंतर्दृष्टि होती है, आलोचना होती है और चयनात्मक, यानी कि सभी बिंदु समस्या समाधान विधि में पाई जाती है। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। एक पाठ्य पुस्तक है, उसका मूल्यांकन करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? विषय से संबंधी विद्वान की सहमति, शिक्षकों के अनुभवी योग्य शिक्षकों की सहमति, विषय के अनुभवी योग्य शिक्षकों की सहमति, विषय विशेषज्ञ विद्यार्थियों की सहमति, उपयुक्त सभी की सहमति। तो साथियों एक पाठ्य पुस्तक है और उसके मूल्यांकन के लिए विषय से संबंधी विद्वान की आवश्यकता भी होती है, विषय के अनुभवी योग्य शिक्षकों की सहमति भी होती है, विषय विशेषज्ञ विद्यार्थियों की सहमति भी होती है, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण के किन प्रजातांत्रिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया है? पाठ्यक्रम निर्माण में किन प्रजातांत्रिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया है? प्रजातांत्रिक मूल्य, एक दूसरे के समान की भावना, सत्य है, कार्य दायित्व में संतुलन, ये भी सत्य है, सामाजिक चेतना का ज्ञान, ये भी सत्य है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि सभी ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर उपयुक्त सभी होगा। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रजातांत्रिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया है, एक दूसरे के सम्मान की भावना, कार्य दायित्व के संतुलन, सामाजिक चेतना का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर अगर द ऑप्शन है तो आपका आंसर द। किन कारकों के निर्धारण हेतु हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है? किन कारकों के निर्धारण हेतु हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता? हमारी आकांक्षाओं की, लक्ष्य उद्देश्य की, छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान देने की, उपरोक्त सभी। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर किन कारकों के निर्धारण हेतु पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी? हमारी आकांक्षाओं की आवश्यकता होगी, सत्य है, लक्ष्य और उद्देश्य की, ये भी सत्य है, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देने की, ये भी सत्य है, उपरोक्त सभी। हाँ, आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना शिक्षक के लिए आवश्यक है। साथियों समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि समस्त पाठ प्रकरण इस विधि में नहीं पढ़ाई जा सकती। शिक्षक को अध्यापक केंद्रित विद्यार्थियों हेतु भी कुछ पाठ रखने आवश्यक होते हैं। शिक्षक के पास पर्याप्त समय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों
शिक्षक समस्त पाठ प्रकरण इस विधि में नहीं पढ़ाए जा सकते, क्योंकि समस्त पाठों को एक ही विधि के अंतर्गत नहीं पढ़ाए जा सकते। तो आपका आंसर अ होगा। अगला प्रश्न, परियोजना विधि का गुण है। परियोजना विधि का क्या गुण है? विषय का विकास क्रम से नहीं हो पाता है, समय सारणी को खराब करना पड़ता है, सामूहिक अंतःक्रिया और सहयोग को बढ़ावा, संदर्भ सामग्री का भाव। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सामूहिक अंतःक्रिया और सहयोग बढ़ावा। आपका आंसर क्या हुआ? सामूहिक अंतःक्रिया और सहयोग को बढ़ावा परियोजना विधि का गुण है। आज का लास्ट और फाइनल, निम्न में से छात्र की शिक्षण विधि में आँख, कान, नाक जो तीनों ज्ञानेंद्रियां हैं का प्रयोग कर स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथियों, कोई भी छात्र अपनी आँख का, कान का, नाक का जो तीनों ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनका इस्तेमाल करके स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। तो कौन सी विधि में? प्रयोगशाला विधि में, व्याख्यान विधि में, प्रदर्शन विधि में, उपयुक्त सभी में। तो साथियों, व्याख्यान में नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बोला जाता है, प्रयोगशाला में भी नहीं होता, मानसिक संक्रिया ज़्यादा होती हैं, और प्रदर्शन विधि जिसमें देखा जाता है। अगर हम पर्यटन के लिए गए या किसी सर्कस को देखा तो जब हमने आँखों से सुना, देखा तथा कान, आँख और हाथ तीनों ही प्रयोग किया करेंगे प्रदर्शन विधि, तो ये सबसे बेस्ट होगी। तो आपका आंसर होगा द प्रदर्शन विधि सबसे बेस्ट है। इससे जो ज्ञान सीखा होता है, जो अधिगम होता है, वो स्थायी होता है। तो आपका आंसर द होगा। धन्यवाद साथियों। आज की क्लास कैसी रही? अच्छी रही तो लाइक करना, कमेंट्स करना, ठीक है, और बेल आइकन को अवश्य दबाना जिससे कि हर नोटिफिकेशन का वीडियो आपके पास पहुंचे। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए लाइव चल रही है क्लासें, आज से स्टार्ट किया है, और बेल आइकन को अवश्य दबा लेना। धन्यवाद।